ठीक है, तो आगे हम लोगों को अब HTML हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमें CSS स्टार्ट करना है। तो CSS स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा CSS के बारे में जान लीजिए। HTML क्या होता है कि अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी, मैं ओपन कर रहा हूँ। एक मिनट रुकते हैं। हाँ, ठीक है। देखिए, तो हम लोगों को अभी स्टार्ट करना है CSS। तो CSS में क्या होता है, जो HTML से हम लोगों ने अभी तक बनाया वो एक स्ट्रक्चर था, हमारे पेज का स्ट्रक्चर था, उसे हम लोग कहते हैं कि HTML। जैसे हमने HTML से एग्जाम्पल के लिए लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ये बनाया था, लाइक हम लोगों ने ये बनाया, फॉर्म बनाया। तो फॉर्म क्या है, हमारे पेज का स्ट्रक्चर है। जैसे हम इस पेज को ओपन करते हैं और अपने डेस्कटॉप पे जाते हैं। डेस्कटॉप पे हमने सिलेबस ट्रेनिंग के अंदर HTML के अंदर प्रोग्राम नंबर 8 स्टोर कर रखा है, ये रहा। तो ये हमारे पेज का स्ट्रक्चर है, लाइक कि हेडिंग कितने रहेंगे, पैराग्राफ कितने रहेंगे, कहाँ पे हेडिंग रहेगा, कहाँ पे पैराग्राफ रहेगा, या कहाँ पे बॉक्स बनाया जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स डेटा को रीड करने के लिए, या फिर कहाँ पर जो है बटन बनाई जाएगी। ये हमारे पेज की स्ट्रक्चर होती है। अब हमारे पेज की स्ट्रक्चर में अगर हमें स्टाइलिंग देनी हो, मतलब हमें उसके कलर, उसकी थीम, उसके फॉन्ट साइज, उसके बैकग्राउंड्स, उसके बॉर्डर्स, इस पे काम करना हो, तो हम लोग जो है CSS का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे CSS का पूरा नाम है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, ये है CSS का पूरा नाम। इसका इस्तेमाल का मेन पर्पस होता है कि हम अपने HTML के दिखने वाले स्ट्रक्चर को थोड़ा डिज़ाइन कर सकें, बेहतर लुक में ला सकें, अच्छा UI क्रिएट कर सकें। तो चीज़ें शुरू करते हैं, देखिए, और आपको समझ में अपने आप आने लग जाएंगी। तो CSS को लिखने के लिए आपको कोई अलग प्रोग्राम नहीं बनाना है, सेम वही HTML के प्रोग्राम में ही आप CSS को लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, एक नॉर्मल मैं एक नया फोल्डर एक बना रहा हूँ CSS नाम का, जिसके अंदर हम CSS के सारे प्रोग्राम लिखेंगे। तो CSS फोल्डर के अंदर मैंने प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम 1.html। तो समझने की बात यह है कि प्रोग्राम उसी तरीके से बनेगा, उसका नाम वैसे ही रखना है। डॉट के बाद HTML लगाते थे तो HTML ही लगाना है, .htm लगाते थे तो .htm ही लगाना है। मतलब जो आप अभी तक कर रहे थे वही प्रोसेस फॉलो करना है। जहाँ सेव कर रहे थे वहीं सेव कर सकते हो, या नया फोल्डर बना लो उसके अंदर सेव कर लो। रन जैसे कराते थे वैसे ही रन कराना है। कोडिंग जैसे भी आप कर रहे थे ठीक वैसे ही कोडिंग करना है। अगर आप इस तरह से HTML लिखा करते थे तो CSS के केस में भी ऐसे ही आप HTML लिखेंगे। अगर आप H1 ऐसे बनाते थे तो वैसे ही बनाना है, लाइक मैंने लिख दिया डिजिकोडर्स टेक्नोलॉजीज। अगर आप पैराग्राफ P टैग से ऐसे लिखते थे तो आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब समझने की बात क्या है, समझने की बात ये कि हमारा HTML का कोड वैसे का वैसा ही रहेगा। HTML के अंदर ही हम CSS का इस्तेमाल करेंगे। तो CSS का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जनरली CSS 3 तरह की होती है जिस पे हम लोग बात करेंगे अभी। लेकिन अभी हम समझ लें कि CSS जो है एक स्टाइल नाम के टैग के अंदर लिखी जाएगी, और ये स्टाइल नाम का टैग हेड के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। तो CSS 3 तरह की होती है। पहली चीज़ होती है CSS में इंटरनल CSS। दूसरा होता है हमारा इनलाइन CSS, और तीसरा हमारा होता है एक्सटर्नल CSS। तीनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लिखने की बस जगह बदल जाती है। थोड़ा सा ये होता है कि लिखने की थोड़ी सी जगह बदल जाती है, वो थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाता है ज़रा सा। बाकी तीनों में कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं होता है इन तीनों के अंदर। तो अगर हम लोग अभी एक और आगे बात करें CSS में,
तो CSS को HTML के पेज में ही लिखना है, CSS का कोई अलग प्रोग्राम नहीं अभी बनाना है। उसी HTML के प्रोग्राम के अंदर जहां आप नॉर्मल H1 या H2 या पैराग्राफ लिखा करते थे, उसी प्रोग्राम के अंदर आपको CSS के लिए कोड लिखना है, जिसको आप लिखेंगे स्टाइल टैग के अंदर, और स्टाइल टैग अभी आप कहाँ लगाएंगे, हेड के अंदर। ये प्रोसेस है। अब कैसे बनाया जाता है CSS, तो सिंटैक्स क्या होता है, देखो सिंटैक्स होता है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेलेक्टर क्या होता है अभी इस पर बात करेंगे। फिर आगे लगाते हैं करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस के अंदर प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं, प्रॉपर्टी नेम कोलन उसकी वैल्यू लिखते हैं। फिर से सेमीकोलन लगाने के बाद अगेन दूसरी प्रॉपर्टी का नेम कोलन उसकी वैल्यू, फिर से सेमीकोलन और अगली प्रॉपर्टी का नाम और उसकी वैल्यू कोलन लगा के। तो ये बेसिक प्रोसेस है CSS को लिखने का। तो CSS को लिखने के लिए आपको एक सेलेक्टर लिखना है। तो सेलेक्टर क्या है, यहाँ पे सेलेक्टर वो चीज़ है जो ये बताता है कि ये प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू किस एलिमेंट पर अप्लाई होने वाला है। मतलब समझने की कोशिश करो इस चीज़ को, कि जो हमारा HTML पेज होता है, वो HTML पेज के अंदर बहुत सारे टैग होते हैं, कई सारे H1 हो सकते हैं, कई सारे H2 हो सकते हैं, कई सारे पैराग्राफ टैग हो सकते हैं, कई सारे टेबल टैग हो सकते हैं, कई सारे TR, TD, एंकर टैग, IMG टैग, मतलब ये बहुत सारे टैग हो सकते हैं एक पेज के अंदर। तो अगर आपने कोई CSS लिखी, मान लो आपने एक बॉर्डर लगाया, मान लो आपने एक कलर चेंज किया, मान लो आपने एक फॉन्ट चेंज किया, तो वो फॉन्ट, वो कलर, वो बॉर्डर किस पे अप्लाई होना है, किस पे अप्लाई होगा, जो आपने यहाँ सेलेक्टर में पास किया होगा। तो सेलेक्टर ये सेलेक्ट करता है कि किस एलिमेंट पर ये प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू अप्लाई होने वाला है। अब प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी सिंपल है, लाइक कलर, हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बॉर्डर रेडियस, ठीक है, फॉन्ट साइज, ये सब क्या होते हैं, प्रॉपर्टी के नेम होते हैं। तो प्रॉपर्टी के नेम का मतलब कि क्या आपको चेंज करना है। लाइक आपको मान लो आपके लिखे हुए टेक्स्ट का साइज बहुत बड़ा करना है, तो आपको लिखना है फॉन्ट माइनस साइज, ये हो गया प्रॉपर्टी का नाम, कोलन वैल्यू में लिखना है जितने बड़ा करना है। अब कितना बड़ा करना है, मान लो 100, 50, 500, 200, 150, जो भी करना है। तो ये 100, 150 क्या होता है, इसकी माप हम करते हैं पिक्सल्स में, यहाँ पे पिक्सल्स चलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में क्या होता है, डिस्प्ले में पिक्सल्स पे काम होता है। तो सेलेक्टर यहाँ पे 3 तरह का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो जो सेलेक्टर है हमारा, उसमें पहला होता है ID सेलेक्टर, दूसरा होता है क्लास सेलेक्टर, और तीसरा होता है टैग सेलेक्टर, ठीक है। ID सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर और टैग सेलेक्टर। तो यहाँ पे कई सारे सेलेक्टर हैं, इसके अलावा और भी सेलेक्टर होते हैं जिन पे हम अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं कुछ स्पेशल क्लासेस होते हैं, ये स्पेशल प्यूडो क्लासेस कहते हैं इनको हैं। तो हमें समझना है कि कुछ क्लासेस होते हैं स्पेशल, इन्हें क्या कहा जाता है, जैसे होवर का मतलब माउस का आना उसके ऊपर, एक्टिव मतलब कि वो चीज़ अभी एक्टिव है, फोकस मतलब उसके ऊपर आपका कर्सर है। तो इस तरह से जो है ये हम आगे इनको समझेंगे अभी एक एक करके। तो अब बात करते हैं कि मान लो यहाँ पे एक पैराग्राफ ये बना हुआ है और एक और पैराग्राफ बना हुआ है, जिसके अंदर बस लिखा हुआ है डिजिकोडर्स टेक्नोलॉजीज इज़ अ सॉफ्टवेयर कंपनी इन लखनऊ, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पैराग्राफ हैं। अगर इस प्रोग्राम का आउटपुट आप देखोगे तो आपके प्रोग्राम का आउटपुट जो आएगा CSS के अंदर, ये मैंने प्रोग्राम बनाया है, ये हमारा प्रोग्राम है, जिसमें एक ये हेडिंग है, ये एक पैराग्राफ है और ये एक और पैराग्राफ है। अब अगर मुझे मान लो इस बीच वाले पैराग्राफ का कलर चेंज करना है, तो क्या करना है, यहाँ पे इस पैराग्राफ में एक ID एट्रीब्यूट लेना है, और ID के अंदर इसकी मान लो मैंने ID ले ली पैरा1, ये मैंने इसकी ID ले ली है पैरा1, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब पैरा1 जो ID ली है हमने, उस पैरा1 ID में देखिए, पैरा1 ID के लिए अब CSS लिखेंगे। तो देखो आउटपुट में अभी तो सबका कलर ब्लैक आ रहा है, मान लो मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो इसका कलर चेंज करने के लिए यहाँ लिखा जाएगा हैश पैरा1। हैश का काम होता है ID को कॉल करना,
हैश सिंबल है जो ये बताता है कि उसके आगे की लिखी गई चीज़ जो है वो एक आईडी है। तो पैरा वन नाम की एक आईडी है, जो पैरा वन आईडी है वो ये इसकी पैराग्राफ की आईडी है। तो हैश पैरा वन के आगे क्या लगाएंगे, करली ब्रेसेस। तो सिंटेक्स को फिर से देखो, सिंटेक्स क्या था, सेलेक्टर लिखोगे, सेलेक्टर के आगे करली ब्रेस लगाओगे, उसके अंदर प्रॉपर्टी का नाम कोलन, उसकी वैल्यू, फिर सेमी कोलन। तो आईडी को हैश से डिनोट करते हैं, क्लास को डॉट से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा हैश से होता है, हैश, और ये हमारा होता है डॉट से। और इसमें किसी भी हैश या डॉट की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ सीधा डायरेक्टली टैग नेम, जो भी टैग का नाम हो, लाइक पी टैग, ए टैग, अभी बताते हैं, उस पर आते हैं। तो अभी क्या है, हैश मैंने लिखा पैरा वन। तो पैरा वन एक आईडी है जो इस पैराग्राफ की आईडी है, और हैश जो है ये बता रहा है कि ये पैरा वन जो है एक आईडी है। इसके अंदर कलर नाम की प्रॉपर्टी होगी, कोलन, उसकी वैल्यू मैंने कर दी ब्लू। अगर हम आउटपुट देखें और रिफ्रेश करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं सेकंड वाले पैराग्राफ का कलर जो है वो चेंज हो गया है और कलर हो गया है ब्लू। बहुत सिंपल है। फिर ऐसे ही मैंने इसका फॉन्ट माइनस साइज नाम का प्रॉपर्टी होता है, वो चेंज कर दिया 20 पिक्सल। देखो आउटपुट में आए, रिफ्रेश किया यहाँ पे, तो देखो ये वाला पैराग्राफ का टेक्स्ट साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है इस वाले पैराग्राफ के मुकाबले। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने एलिमेंट पे काम करते हैं। अब देखो ये भी एक पैराग्राफ है, ये भी एक पैराग्राफ है, लेकिन ये कलर और ये फॉन्ट साइज किस पे अप्लाई हो रहा है, पैरा वन जिसकी आईडी है। तो जो आईडी ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ की आईडी है पैरा वन, और पैरा वन पे हम लोग कलर चेंज कर रहे हैं। अब आगे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी है, जिनसे बहुत कुछ होता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने वाली सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ का। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज़, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में शुरुआत करते हैं हम लोग हैं। तो एक बड़ा सा पैराग्राफ बनाते हैं, ये सब हटाते हैं, और इसी पैराग्राफ में एक और पैराग्राफ डाल देते हैं, इसी के आगे एक और डाल देते हैं टेक्स्ट। मतलब मैं काफ़ी सारा टेक्स्ट डाल रहा हूँ एक ही पैराग्राफ में। देखो अभी हमारे पैराग्राफ में इतना सारा टेक्स्ट आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है यहाँ पे इसका कलर और फॉन्ट साइज हटा रहे हैं, एक एक करके काम चालू करेंगे। तो सबसे शुरुआत होती है कलर से ही। कलर मैंने कर दिया इसका रेड। तो यहाँ पे देखो आउटपुट में इसका कलर रेड आ रहा है। तो यहाँ पे कलर नाम की प्रॉपर्टी है एक, फिर दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है फॉन्ट माइनस साइज। फॉन्ट साइज के अंदर मैंने 30 पिक्सल पास किया, तो इसके टेक्स्ट की साइज 30 पिक्सल हो गई। 30 पिक्सल हालांकि थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो मैं 22 पिक्सल कर ले रहा हूँ। तो ये देखो ये थोड़ी साइज नॉर्मल से बड़ी हो गई। नॉर्मली 16 पिक्सल होता है और ये अभी हो चुका है 22 पिक्सल। फिर इसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे टेक्स्ट माइनस अलाइन। टेक्स्ट अलाइन में मैंने अगर लेफ़्ट पास किया तो लेफ़्ट ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो अभी रिफ्रेश करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रिफ्रेश किया कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जैसा होता है वो ऐसा ही है अभी। अब अगर मैं यहाँ पे सेंटर पास कर दूँ, तो आप देखोगे इस वाले पैराग्राफ में ये टेक्स्ट जो है सेंटर में आ जाएगा। मतलब थोड़ा गैप इधर से भी छोड़ेगा और थोड़ा गैप इधर से भी छोड़ेगा, दोनों तरफ से गैप छोड़ेगा, और सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाएगा। सेंटर की बजाय आप राइट कर सकते हैं, इससे ये टेक्स्ट जो है राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो इधर बराबर दिखाई देगा आपको, और इधर जो है ऊपर नीचे छोटा मोटा बड़ा हो सकता है। फिर यहाँ पे एक जस्टिफाई भी होता है। जस्टिफाई कर देने से लेफ़्ट और राइट दोनों किनारे बराबर हो जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारे टेक्स्ट के बीच में थोड़ा बहुत गैप कहीं कहीं पर एक्स्ट्रा आ जाता है, लेकिन ये लेफ़्ट का एंगल और ये राइट का एंगल अब बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर अगली प्रॉपर्टी है ये हो गई। इसके बाद में और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे। तो जैसे मैंने लिखा टेक्स्ट माइनस ट्रांसफॉर्म, और इसके अंदर लिखा मैंने अपर केस। तो ऐसा करने से जितना भी हमारा पैराग्राफ है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ देखिए अपर केस बन गया, सारे लेटर्स
अपर केस बन गए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं लोअर केस। लोअर केस का मतलब सारे के सारे लोअर केस हो गए, जो कैपिटल थे वो भी स्मॉल हो गए और स्मॉल वाले तो स्मॉल थे ही। फिर यहाँ होता है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब होता है ईच वर्ड विल स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल माना जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पर होता है लोअर केस, कैपिटलाइज, अपर केस, और हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, तो बाकी सब जो है नॉर्मल चीज़ें हैं वो मतलब यहाँ यूज नहीं होती हैं, तो मैंने इसको अपर केस कर दिया अभी के लिए। तो ये देखो अपर केस हो गया। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ, अभी देखिए आगे। अब मुझे यहाँ पे ये जस्टिफाई है, इसको लेफ़्ट कर देते हैं। लेफ़्ट करने से लेफ़्ट साइड में नॉर्मली दिखाई देगा ये देखो। अब यहाँ पे अगली प्रॉपर्टी है, वो है टेक्स्ट माइनस डेकोरेशन। टेक्स्ट माइनस डेकोरेशन में अगर हम लिखें अंडरलाइन, टेक्स्ट माइनस डेकोरेशन में मैंने लिखा अंडरलाइन, तो अंडरलाइन करने से ये पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है देखिए उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी। ठीक इसी तरह एक होता है ओवरलाइन। ओवरलाइन का मतलब ये लाइन अब ऊपर आने वाली है। देखो अभी आउटपुट में रिफ्रेश किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लाइन है वो इसके लॉरेम इप्सम के ऊपर आ रही है, और जो ये वाली लाइन है जो आपको लग रहा है कि लॉरेम इप्सम के नीचे है, बट वो नीचे नहीं है बल्कि वो प्रेफरेंस ये इसके ऊपर है, इस सेकेंड लाइन के ऊपर है। ये हो गया हमारा नॉर्मल टेक्स्ट डेकोरेशन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन हम एक और कर सकते हैं, लाइन थ्रो। लाइन थ्रो से क्या होता है, बीच से एक लाइन जाएगी काटते हुए पूरे टेक्स्ट को, जो कि आप जानते हैं। ये काम आप नॉर्मल HTML से भी कर पा रहे थे, बट आप CSS से भी कर सकते हैं। मतलब HTML वाला तरीका अभी गया नहीं है, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे भी कर सकते हैं। तो ये अंडरलाइन कर दिया हमने। फिर यहाँ होता है फॉन्ट माइनस वेट। फॉन्ट वेट में हम बोल्ड पास कर देंगे तो हमारा जो फॉन्ट है वो थोड़ा मोटा हो जाएगा, ये देखिए। फिर फॉन्ट फैमिली होता है। फॉन्ट फैमिली में हम यहाँ पर फॉन्ट फैमिली का नाम लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा कर्सिवा, तो ऐसा करने से कर्सिव होता है शायद, नहीं मुझे चेक करना पड़ेगा नाम। तो नाम चेक कैसे करेंगे, कोलन लगाओगे, यहाँ आ जाता है जनरली। तो यहाँ देखो कर्सिव करके कोई आ रहा हो, या हमारे कंप्यूटर में होता है कर्सिव नाम का फॉन्ट है नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम कोई दूसरा लगा लेते हैं। लाइक मैंने जो है ये वाला लगा दिया, मैंने इसमें लगा दिया ये, इसका नाम है लूसिडा सैंस। तो मैंने यहाँ पे लिखा लूसिडा सेंस। ऐसा सिंगल कोट में लिखा जाएगा फॉन्ट फैमिली का नाम। फॉन्ट फैमिली का नाम सिंगल कोट में लिखा जाता है, इसलिए क्योंकि इसके बीच में स्पेस या डबल स्पेस आ जाते हैं जनरली। तो यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, मैंने अभी भी शायद स्पेलिंग गड़बड़ कर दी है, तो एक बार दोबारा लिखते हैं। हाँ यही है। तो यहाँ पे अभी उसका बड़ा सा नाम है एक्चुअली, तो मैं एक बार चेक करता हूँ, छोटे नाम से भी काम चल जाएगा। ठीक है, नहीं चल रहा है तो पूरा नाम लिखते हैं। हाँ अभी चल गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हिंट आ जाएगी और इस हिंट के अकॉर्डिंग जो है आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हिंट से इस बार ये उठाया, लाइक ये कर्सिव है तो हमारे पास कर्सिव फॉन्ट, तो ये कर्सिव फॉन्ट हो गया है। तो कर्सिव सिंगल कोट में तब लिखा जाता है जब एक फॉन्ट के नाम में एक से अधिक शब्द होते हैं। कर्सिव एक सिंगल वर्ड है, लेकिन जो बाकी के थे लूसिडा फॉन्ट साइंस वगैरह, उसमें 2 शब्द थे या 3 शब्द थे, जिसके अंदर जो है सिंगल कोट लगाना ज़रूरी होता है। कर्सिव लगाने से देखिए फॉन्ट का स्टाइल पूरा बदल चुका है। आगे देखिए आप, इसके बाद अगर हम यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल लिखें, फॉन्ट स्टाइल में हम इटैलिक लिख देंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा, थोड़ा और तिरछा हो गया। फॉन्ट स्टाइल में ही इटैलिक के अलावा एक और होता है, अच्छा वो फॉन्ट स्टाइल में नहीं, फॉन्ट
उसमें वेट में होता है, बता दिया बोल्ड। तो बोल्ड करने के लिए फॉन्ट वेट का यूज होता है, जो कि जो है आपका फॉन्ट वेट में बोल्ड पास किया गया है। फिर देखिए इसके बाद लाइन हाइट एक नाम की प्रॉपर्टी है। लाइन हाइट के अंदर हम पास करेंगे लाइक मान लो 30 पिक्सल, तो एक लाइन की हाइट हो जाएगी 30 पिक्सल। मतलब ये जो एक लाइन देख रहे हैं आप हैं अभी, इसकी हाइट होने वाली है 30 पिक्सल। तो सभी लाइंस के बीच में थोड़ा गैप बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो अभी तो घट गया क्योंकि 30 पिक्सल हो सकता है कम था, तो थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो मैंने 50 पिक्सल कर दिया। तो देखो हर लाइन के बीच का गैप बढ़ गया, हर एक लाइन का, क्योंकि उन्होंने लाइन की हाइट दे दी। मतलब एक लाइन की अब उतनी हाइट है 50 पिक्सल। तो 50 पिक्सल अगर हाइट है एक लाइन की, तो उसमें गैप बढ़ जाएगा। ठीक है। फिर वर्ड यहाँ होता है वर्ड डैश स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग मैंने लिख दिया 10 पिक्सल या 20 पिक्सल। तो वर्ड क्या होता है, लाइक लॉरेम और इप्सम के बीच की जो जगह है उसे वर्ड कहते हैं। तो ये दो शब्द हैं, तो इनके बीच की जगह बढ़ जाएगी। देखिए सभी कैरेक्टर्स के बीच की जगह आप वर्ड के, कैरेक्टर नहीं वर्ड के बीच में जगह बढ़ चुकी है। लॉरेम यहाँ लिखा है तो इप्सम यहाँ लिखा है, थोड़ी दूर पे लिखा हुआ अभी। ये जगह आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कितनी भी बढ़ा सकते हैं। फिर इसके आगे लिखा जाता है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग मैंने कर दिया 5 पिक्सल। तो वर्ड स्पेसिंग से वर्ड बढ़ते हैं, दूर दूर होते हैं, और लेटर स्पेसिंग से एक एक लेटर की स्पेसिंग चेंज होती है। मतलब हर लेटर के बीच का जो गैप है वो बढ़ जाएगा। रिफ्रेश करते हैं और अभी आप देखिए देख सकते हैं कि हर एक लेटर के बीच का जो गैप है वो बढ़ चुका है। मतलब लॉरेम का LOREM ये आपस में थोड़ा दूर दूर हो गया है। ठीक है। इसके बाद देखिए अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, धीमे धीमे करके आपको याद हो जाएंगी, अभी कोई रटने की ज़रूरत नहीं है इनको है। ठीक है। देखिए आगे, तो अगली प्रॉपर्टी का नाम है टेक्स्ट को लेकर के अगली प्रॉपर्टी है। यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा, टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टीज मैं भी पढ़ाना चाह रहा हूँ। तो टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टीज़ को लेकर के फॉन्ट साइज हो गया, फॉन्ट का अलाइनमेंट हो गया, टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर टेक्स्ट को लेकर के अभी इतनी प्रॉपर्टीज़ ही हैं। फिर अगर कोई बीच में मुझे याद आती है टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो टेक्स्ट पे अप्लाई होती है, तो वो मैं बताता हूँ आपको। आगे देखिए अभी इसके बाद हम लोगों को पढ़नी है बॉक्स की प्रॉपर्टीज़। तो ये सारी प्रॉपर्टी मैंने लिखी नहीं यहाँ पे है, आप ये प्रोग्राम से देख लीजिएगा, मैं प्रोग्राम आपको भेज दूंगा। ठीक है। तो अगला एक नया प्रोग्राम बनाते हैं CSS के अंदर, जिसके अंदर बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम बनाया 2.html। एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ सारी प्रॉपर्टीज़ के नाम, तो शायद कोई अगर छूट रही हो वो याद आ जाएगा। टेक्स्ट अलाइन हो गया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो गया, फिर जो है अगला था टेक्स्ट डेकोरेशन, फॉन्ट वेट, फैमिली स्टाइल। तो टेक्स्ट डेकोरेशन फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल, और भी था लाइन हाइट, वर्ड स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग। तो लाइन माइनस हाइट, वर्ड माइनस स्पेसिंग, लाइन लेटर माइनस स्पेसिंग। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं बॉक्स प्रॉपर्टीज़ पे। टेक्स्ट वाली अगर कोई याद आएगी तो हम बता देंगे अभी। तो बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ कैसे काम करती हैं थोड़ा देखिए। तो मैंने प्रोग्राम 2 बनाया जिससे मैंने HTML बनाया, इसके अंदर मैंने हेड टैग बनाया, हेड के अंदर मैंने बॉडी टैग बनाया, और हेड के अंदर नहीं, हेड के बाहर, लेकिन HTML के अंदर यहाँ मैंने एक डिव टैग बनाया। ये डिव टैग मैंने HTML के टाइम पे आपको नहीं बताया था। डिव का मतलब होता है एक डिवीजन बनाना, मतलब कि अपने बॉक्स का एक, अपने पेज का एक छोटा सा बॉक्स क्रिएट करना।
उसे कहते हैं हम लोग हैं div टैग। तो div टैग से हम बॉक्स क्रिएट करेंगे एक। तो div टैग की मैंने आईडी ली box1, ध्यान दीजिएगा मैंने div टैग की आईडी ली है box1। हालांकि अभी मैंने div टैग में कुछ लिखा नहीं है, लिख सकते हैं, आगे लिखेंगे भी, अभी मैंने नहीं लिखा है। तो इस हेड के अंदर स्टाइल लिखेंगे, स्टाइल के अंदर हैश box1 लिखेंगे, करली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे इस div टैग की विड्थ। div टैग की जो विड्थ होगी वो होगी 300 पिक्सल। div टैग की हाइट मैंने कर दी पिक्सल, 300 पिक्सल, px मतलब पिक्सल। तो अगर हम इस प्रोग्राम को रन कराएं, आउटपुट देखें, तो आउटपुट में कोई भी div या कोई भी बॉक्स नहीं आया है, जबकि मैंने एक div टैग बनाया है जिसकी आईडी ली है box1 और box1 की मैंने हाइट और विड्थ दे दिया है। तो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? तो देखो हमारा बॉक्स आ चुका है, बॉक्स जो है आ चुका है, लेकिन बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि बॉक्स जो है वो वाइट कलर का है बाय डिफ़ॉल्ट और पेज भी वाइट कलर का है। तो बैकग्राउंड माइनस कलर नाम का प्रॉपर्टी होता है जिसके अंदर आप कोई कलर पास कर सकते हैं। मैंने रेड कलर पास कर दिया, तो आउटपुट में देखिए अभी रेड कलर का 300 पिक्सल हाइट वाला, 300 पिक्सल विड्थ वाला एक बॉक्स आ चुका है। इसकी विड्थ आप बढ़ा सकते हैं, 500 कर दी मैंने, तो देखो 500 पिक्सल विड्थ वाला और 300 पिक्सल हाइट वाला एक बॉक्स आ चुका है। इसे हम लोग बॉक्स प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। विड्थ हाइट हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया। इसके बाद देखिए मान लो मुझे इसके ऊपर बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर के आगे मैंने लिखा 1 पिक्सल स्पेस सॉलिड स्पेस ब्लैक। तो ध्यान दीजिएगा हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 1 पिक्सल का मतलब 1 पिक्सल मोटा चाहिए बॉर्डर, सॉलिड का मतलब कि बॉर्डर कई तरह के होते हैं, लाइक डॉट 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 वाला बॉर्डर उसे डॉटेड बॉर्डर कहते हैं। फिर एक होता है डैश 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 वाला बॉर्डर, तो उसे डैश्ड बॉर्डर कहते हैं। फिर एक होता है हमारा सॉलिड बॉर्डर, या और भी कई होते हैं, जैसे कि ग्रूव बॉर्डर होता है, इनसेट बॉर्डर होता है, आउटसेट बॉर्डर होता है, होते हैं आगे हम आपको बताएंगे अभी चेक करके। तो देखो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ऐसा करने से आप ध्यान से देखिए, बहुत कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये देखो रेड कलर के ऊपर एक ब्लैक कलर का बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा होगा जो चारों तरफ है। इसको थोड़ा मोटा करते हैं, तो 1 पिक्सल की बजाय 5 पिक्सल कर दिया, तो थोड़ा मोटा हो गया। अभी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि रेड के ऊपर एक ब्लैक कलर का बॉक्स आ चुका है, बॉर्डर आ चुका है, जिस बॉर्डर को हम लोग ऐसे लगाते हैं कि बॉर्डर उसके आगे 5 पिक्सल स्पेस सॉलिड स्पेस ब्लैक। तो 5 पिक्सल ये थिकनेस है इसकी बॉर्डर की, कि कितना मोटा दिखाना है आपको बॉर्डर, सॉलिड टाइप है और ब्लैक उसका कलर है। अब मान लो सॉलिड की बजाय मैंने डॉटेड लिख दिया, डॉटेड लिखने से देखो क्या होगा, बॉर्डर जो है वो डॉट 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 बन के आ रहे हैं, बॉर्डर में गोल गोल आपको डॉट दिखाई दे रहे होंगे। फिर डैश्ड होता है एक, डैश्ड से देखो आप ध्यान से, तो आपको थोड़े थोड़े लंबे लंबे से डैश दिखाई दे रहे हैं, इसे डैश्ड बॉर्डर कहते हैं। फिर एक होता है इंसेट बॉर्डर, इंसेट से क्या होता है कि ब्लैक बॉर्डर मैंने लगाया था, तो आपको ऐसा लगता है कि ये बॉर्डर जो है अंदर की ओर दबा हुआ है, मतलब कि ये बॉक्स जो है अंदर की ओर दबा हुआ है। कैसे पता चलेगा? थोड़ा और मोटा करते हैं और अब आप देखने की कोशिश करिए, तो आपको लगेगा कि ये बॉक्स गहरा है, मतलब रेड कलर दबा हुआ है अंदर की ओर। और ऐसे होता है आउटसेट, आउटसेट से लगता है कि बॉक्स जो है उभरा हुआ है, मतलब कि ऊपर की ओर उठा हुआ है अपनी जगह से। ठीक है, तो बॉर्डर मैंने बहुत मोटा दे दिया है, आपको बहुत छोटा देना होता है, इतना ज़्यादा मोटा नहीं देना होता है, बट मैंने अभी थोड़ा सा मोटा दे रखा है देखने के लिए बस। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए एक होता है ग्रूव। तो ग्रूव क्या होता है, ये जो है डबल बॉर्डर दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। तो ये इस तरह से, इसमें दोनों होते हैं, इनसेट और आउटसेट दोनों दिखाई देते हैं, इसलिए इसको ग्रूव बॉर्डर कहते हैं। ठीक है, फिर एक इसमें डबल भी होता है। तो डबल से 2 बॉर्डर दिखाई देंगे, 2 सॉलिड बॉर्डर दिखाई देंगे, एक बॉर्डर बाहर की ओर, एक बॉर्डर अंदर की ओर। तो ये भी हमारा एक पार्ट ऑफ बॉर्डर है, टाइप ऑफ बॉर्डर है। तो हमने बॉर्डर के कई टाइप बता दिए आपको, सॉलिड, डैश, डॉटेड, ग्रूव, इनसेट, आउटसेट,
और ये मैंने बताया आखिरी वाला डबल। तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड बेसिक होता है, एक आएगा सॉलिड, तो ये देखो एक बॉर्डर आएगा उतना मोटा सा, तो ये सॉलिड कहलाता है। ठीक है, तो ये बॉर्डर को लेकर के चीज़ें हैं। अब मान लो आपको एक ही तरफ का बॉर्डर चाहिए, सिर्फ ऊपर का या लेफ्ट का या राइट का बॉर्डर चाहिए, तो यही बॉर्डर जैसे लिखते हो वैसे लिख दो बॉर्डर माइनस लेफ्ट। तो देखो सिर्फ लेफ्ट साइड का बॉर्डर आ रहा है, 20 करते हैं दिखाई देगा, देखो लेफ्ट साइड का सिर्फ बॉर्डर आ रहा है। अगर हम यहाँ पर लिख दें बॉर्डर माइनस टॉप, तो सिर्फ देखो टॉप साइड का बॉर्डर आ रहा है, लेफ्ट राइट बॉटम गायब है। अगर हम यहाँ पे लिख दें बॉर्डर माइनस बॉटम, तो ये देखो सिर्फ नीचे का बॉर्डर आएगा, ऊपर का और लेफ्ट राइट का बॉर्डर नहीं आएगा, तो ये हो जाता है हमारा है बॉटम। तो ऐसे ही चारों साइड का अलग अलग होता है। अगर आप सिर्फ बॉर्डर लिखते हैं तो सिर्फ बॉर्डर लिखने से वो चारों तरफ अप्लाई होता है, लेकिन अगर आप बॉर्डर माइनस टॉप, बॉर्डर माइनस लेफ्ट, बॉर्डर माइनस राइट और बॉर्डर माइनस बॉटम लिखते हैं तो अलग अलग साइड्स पे अलग अलग बॉर्डर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे देखिए, बॉर्डर अगर हमें अलग अलग साइड का अलग अलग कलर का देना हो या अलग अलग हाइट विड्थ का देना हो तो वो भी पॉसिबल है। तो मैंने दिया बॉर्डर माइनस टॉप, बॉर्डर माइनस बॉटम, बॉर्डर माइनस लेफ्ट, बॉर्डर माइनस राइट, चारों बना दिए। चारों का अलग अलग मैंने दे दिया कलर, ब्लैक, येलो, ग्रीन और ब्लू। देखो चारों साइड का अलग अलग कलर का बॉर्डर आ रहा है, ऊपर ब्लैक आ रहा है, लेफ्ट में ग्रीन आ रहा है, बॉटम में जो है येलो आ रहा है और राइट में ब्लू आ रहा है, सॉरी। इस तरह से हमारा यहाँ पे सारा बॉर्डर होता है। अब इस बॉर्डर में अभी और भी चीज़ें हैं, बॉर्डर की हम अलग अलग थिकनेस भी दे सकते हैं, अलग अलग साइज की। लाइक मैंने बॉटम और राइट का पतला कर दिया और टॉप और लेफ्ट का मोटा है। फिर देखिए बॉर्डर में हम अलग अलग टाइप भी दे सकते हैं, लाइक ये वाला मैंने जो है ये वाला मैंने डॉटेड दे दिया और ये वाला मैंने डैश दे दिया। देखिए एक डॉटेड आ रहा है, एक डैश आ रहा है और उसके अलावा बचे हुए सारे जैसे मैंने दिए थे वैसे सॉलिड आ रहे हैं। तो ये है हमारा बॉर्डर का सारा खेल। अब बॉक्स के अंदर कुछ लिखते हैं, लाइक लॉरेम इप्सम में लिख देते हैं। ये देखो बॉक्स के अंदर लिख के आ गया। तो ये अच्छा है, कमेंट भी लगता है। तो यहाँ पर कमेंट लगाने के लिए शायद चेक करता हूँ 2 बार स्लैश काम करना चाहिए। हाँ, उसके पहले 2 बार स्लैश लिख दो, काम कर रहा है। ठीक है, 2 बार स्लैश लिखने में CSS में 2 बार स्लैश लगाने से भी लग जाती है कमेंट, और स्लैश एस्ट्रिक और एस्ट्रिक स्लैश से भी कमेंट लग जाती है। लेकिन HTML में कमेंट टैग एक अलग होता है जो मैंने सिखाया था, बताया था शुरुआत में। अब मुझे यहाँ पे एक नॉर्मल बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर 5 पिक्सल या 10 पिक्सल सॉलिड और मान लो ग्रीन, ये मैंने बॉर्डर लगा दिया। तो ये देखो बॉर्डर आ गया। अब हमें ध्यान से देखिए आप, जो हमारा बॉर्डर है और जो हमारा टेक्स्ट है वो चिपका हुआ है लेफ़्ट से भी और ऊपर से भी। देखिए ध्यान से, लेफ़्ट का टेक्स्ट और ऊपर का टेक्स्ट दोनों ही टेक्स्ट जो है वो चिपके हुए हैं आपस में। इसके लिए यहाँ पे एक पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, पैडिंग 20 पिक्सल। तो क्या होता है इससे है, इससे देखिए रिफ्रेश करते ही हमारे बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में एक गैप आ जाता है। तो पैडिंग जिसे कहते हैं, जिससे बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में या बॉर्डर और अंदर के कंटेंट के बीच में गैप लाना हो तो हम लोग इसको पैडिंग से करते हैं। मार्जिन भी एक होता है, मार्जिन मैंने लिख दिया 10 पिक्सल। मार्जिन से पूरा का पूरा बॉक्स ही खिसक जाता है। देखो रिफ्रेश किया तो ध्यान अगर आपने दिया होगा तो पूरा का पूरा बॉक्स खिसक के आ चुका है। 20 कर देते हैं इसको भी, तो देखो ध्यान से पूरा का पूरा बॉक्स खिसक के आ चुका है, थोड़ा सा आगे। अच्छा अभी इसको हटाते हैं तब आपको दिखाई देगा। इसको मैंने हटाया तो ये देखो हमारा नॉर्मल बॉक्स है, और ये मैंने वापस से लगाया। अभी आप देखिएगा ध्यान से, रिफ्रेश किया मैंने, ये देखो थोड़ा सा बॉक्स खिसक गया।
तो पैडिंग क्या करता है, पैडिंग बॉर्डर और अंदर के टेक्स्ट को गैप देता है, और जो ये हमारा मार्जिन होता है वो पूरे के पूरे बॉक्स को ही अलग कर देता है या शिफ्ट कर देता है। इस प्रोसेस को हम लोग इस तरह से पैडिंग या मार्जिन कहते हैं। अब पैडिंग और मार्जिन भी 5 तरह से इस्तेमाल होता है। एक तरह से ये हो गया कि एक पैडिंग लगाना एक तरफ या एक तरफ मार्जिन लगाना। दूसरा देखो, जैसे पैडिंग में भी पैडिंग माइनस टॉप यूज कर सकते हो, और पैडिंग माइनस टॉप मैंने किया 20 पिक्सल। तो ध्यान से देखो, पैडिंग माइनस टॉप में क्या हुआ, ऊपर से यहाँ पे गैप आ गया है, लेकिन इधर वाला बॉर्डर अभी चिपक रहा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अभी पैडिंग माइनस लेफ्ट दे देंगे 20 पिक्सल, तो लेफ्ट से भी इधर हो गया। लेकिन अब जो है इधर वाला देखो चिपक रहा है, ये वाला है ना, यहाँ पे आ गया, चिपक रहा है ये, ठीक है। तो ये तो जो है फिर आपको चारों तरफ देना पड़ेगा, तो वो उस हिसाब से आप दे सकते हैं। सेम हाल मार्जिन के साथ में है। अगर हम मार्जिन लगाएं टॉप का 100 पिक्सल, तो ऊपर से ये बॉक्स 100 पिक्सल नीचे आ चुका है, देखिए, ठीक है। ऊपर से ये बॉक्स जो अभी बॉक्स हमारा यहाँ पे था ऊपर, वो हमारा 100 पिक्सल नीचे आ गया है। ये प्रोसेस है बेसिकली मार्जिन का। तो ये हमारा हो गया मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, ठीक है। अब हमने जो अभी तक CSS लिखी है, ये CSS कहलाता है हमारा इंटरनल CSS। सर। हाँ बेटा बताइए। सर, पूरे बॉक्स को डायरेक्टली हमको सेंटर में करना है। ठीक है, अगर पूरे बॉक्स को हम सेंटर में करना चाहते हो तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम मार्जिन दें लेफ़्ट साइड से, बट लेफ़्ट साइड से आपको नाप तोल के मार्जिन देना पड़ेगा। देखो, लेफ़्ट से मार्जिन दिया, वो सेंटर में आ गया, लेकिन क्या ये एग्जैक्ट सेंटर में है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा ये ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे अभी देखो, ये एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है, 300 पिक्सल इधर आ गया। अब आप 400 कर सकते हो पिक्सल, तो 400 उधर चला जाएगा, बट ज़रूरी नहीं है कि ये अभी भी पूरी तरह से सेंटर में हो। तो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में लिखते हैं मार्जिन कोलन, और ये काम पैडिंग में भी हो सकता है, मार्जिन में भी हो सकता है, कि हम मार्जिन में एक पैडिंग में और मार्जिन दोनों में ही 2 तरीके से मार्जिन पैडिंग दे सकते हो। ध्यान देना बात पे। मैंने इसको दिया मार्जिन 50 पिक्सल का, तो ये चारों तरफ से 50 पिक्सल ले रहा है, इधर से भी 50 पिक्सल, इधर से भी, नीचे से भी और राइट से भी। अगर मैं इस मार्जिन में 50 के बजाय 50 और स्पेस लगा के 100 लिख दूं, तो पहली जो वैल्यू है वो ऊपर और नीचे की ओर अप्लाई होगी, मतलब टॉप और बॉटम पे, और दूसरी जो वैल्यू है वो लेफ़्ट और राइट में अप्लाई होगी। ये देखो, पहली वैल्यू टॉप और बॉटम में अप्लाई हो रही है, और दूसरी वैल्यू लेफ़्ट और राइट में अप्लाई हो रही है। तो लेफ़्ट राइट में 100 पिक्सल हो गया, और टॉप बॉटम में 50 पिक्सल हो गया। अब अगर आप यहाँ पे चाहो तो 4 वैल्यूज पास कर सकते हो। देखो, 50 पिक्सल, 100 पिक्सल, 200 पिक्सल, 250 पिक्सल। अब यहाँ 4 वैल्यूज का मतलब क्या होता है, 4 वैल्यूज का मतलब पहली वाली टॉप पे, दूसरी वाली राइट में, तीसरी वाली बॉटम में, और चौथी वाली लेफ्ट में। मतलब ये हो गया क्लॉकवाइज, ऊपर के बाद दाएं, मतलब कि राइट साइड। तो ऊपर से, मतलब अगर क्लॉकवाइज की बात करें तो घड़ी किधर वो घूमती है, उसके हिसाब से देखो आप, तो ऊपर, फिर राइट, फिर बॉटम, और फिर लेफ्ट। तो इस तरह से देखो, हर साइड पे अलग अलग आप यहाँ पे मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं। अब जो आपने सवाल पूछा था सेंटर वाला, तो मार्जिन मैंने ऊपर नीचे से 50 पिक्सल दे दिया, और लेफ्ट राइट से अगर मैं ऑटो लिख दूं यहाँ पे, तो पहली वैल्यू कहाँ अप्लाई होगी, ऊपर नीचे। और अगर देखो फिर समझो, यहाँ पे अगर मार्जिन में एक वैल्यू आप दोगे तो वो चारों तरफ सेम अप्लाई हो जाएगा। अगर आप 2 वैल्यू दोगे तो पहली वैल्यू ऊपर नीचे और दूसरी वैल्यू लेफ्ट और राइट अप्लाई हो जाएगी। और अगर आप 4 वैल्यू देते हो तो पहली वैल्यू ऊपर, दूसरी वैल्यू राइट, तीसरी वैल्यू बॉटम, और चौथी वैल्यू लेफ्ट में अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी लॉजिक है, आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैंने 50 पिक्सल और ऑटो लिखा, तो आप देखो ध्यान से, ये पूरी तरह सेंटर में है इस टाइम पे हमारा बॉक्स।
अब चाहे आप जूम करो तब भी ये सेंटर में रहेगा, चाहे जूम आउट करो तब भी देखो ये सेंटर में ही रहेगा। तो ये है पूरी तरह सेंटर में। पूरी तरह सेंटर में कैसे किया हमने, आप देखिए मार्जिन 50 पिक्सल हो गया ऊपर और नीचे का मार्जिन, और उसके बाद मैंने क्या लिखा है, ऑटो। तो ऑटो से वो लेफ्ट और राइट का मार्जिन जो है बराबर कर देता है हमारा। तो ये हमारा है मार्जिन का प्रोसेस। अब हम क्या करते हैं, इससे हम सेंटर में बॉक्स को ले आए, एक और प्रोग्राम बनाते हैं फिर, प्रोग्राम सर 3। हाँ बताइए बेटा। सर 50 पिक्सल को अगर हम 0 पिक्सल कर देते हैं? कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 0 कर देंगे तो ये जो ऊपर अभी गैप आ रहा है, ये वाला गैप आप देखिए, ये वाला गैप, ये गैप हट जाएगा। ये देखो ऊपर चला गया हमारा बॉक्स, बस इतना होता है फ़र्क। 0 कर सकते हैं उसको। ओके सर। अब हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम आपको इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल तीनों CSS यूज करके दिखाएंगे। हेड, बॉडी, यहाँ पे मैंने बॉडी के अंदर एक H1 टैग लिया जिसके अंदर लिखा मैंने डिजिकोडर्स टेक्नोलॉजीज। एक मैंने पैराग्राफ टैग लिया जिसके अंदर मैंने लिख दिया लॉरेन इप्सम। एक मैंने H2 टैग लिया जिसके अंदर मैंने लिख दिया हिमांशु कश्यप। ठीक है, ये मैंने अपना नाम लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो आउटपुट में क्या आएगा, देखो प्रोग्राम 3 को रन कराया तो आउटपुट में एक हेडिंग आ रही है, एक पैराग्राफ आ रहा है और एक आ रहा है, एक और हेडिंग आ रही है H2 से। तो अब मैं इंटरनल बताता हूँ। पहले इंटरनल कहाँ लगाया जाता है CSS, इंटरनल CSS हेड टैग के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर। अब आपको सेलेक्टर यूज़ करना है, लाइक हैश ID सेलेक्टर। तो ID इसकी मैंने ले ली, मैंने इस हेडिंग की, लाइक हेडिंग ID कैसे लिखेंगे, ID इक्वल टू हेडिंग 1। तो यहाँ पे हैश हेडिंग 1 करली ब्रेसेस, इसके अंदर मैंने कलर लिखा रेड। तो हेडिंग 1 जिसकी ID होगी, हेडिंग 1 जिसकी भी ID होगी उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। तो आउटपुट देखिए आप यहाँ पे रेड कलर हो गया इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हो गया इंटरनल CSS। इनलाइन क्या होता है, इनलाइन ये होता है कि मैं इस पैराग्राफ में यहाँ पे लिखूँ स्टाइल और यहीं पर लिख दूँ कलर कोलन रेड या ब्लू। रेड तो हो चुका है एक बार, देखो ध्यान से मैंने क्या किया, स्टाइल, स्टाइल के आगे स्टाइल एक एट्रीब्यूट की तरह यहाँ यूज कर रहे हैं और इसी में लिख दिया मैंने कलर कोलन ब्लू सेमी कोलन। जो हम यहाँ लिखते हैं वो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और ऐसे ही 2 चीज़ें लिख सकते हैं। सेमी कोलन के बाद मैंने दिया मान लो फॉन्ट माइनस साइज, लाइक मैंने दिया 20 पिक्सल। तो ये देखो कलर ब्लू हो जाएगा और फॉन्ट साइज 20 पिक्सल हो जाएगी। ये देखो, इसे कहते हैं इनलाइन CSS। ये है इनलाइन CSS, मतलब जिस चीज़ में अप्लाई करना है उसी चीज़ के अंदर जब CSS लिखी जाती है उसे इनलाइन CSS कहा जाता है। ठीक है, और इंटरनल CSS का मतलब होता है कि उसी पेज में हेड टैग जो आपका होता है, हेड टैग के अंदर, स्टाइल टैग के अंदर सेलेक्टर के थ्रू जो आप CSS लिखते हैं, सेलेक्टर के थ्रू, वो कहलाता है आपका इंटरनल CSS। अब हम एक्सटर्नल की यदि बात करें तो एक्सटर्नल CSS के लिए हमें एक नया फाइल बनाना पड़ेगा उसी फोल्डर में। तो CSS फोल्डर में मैंने एक नई फाइल बनाई जिसका नाम दिया मैंने mystyle.css। इसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, .css। अब इसके अंदर पूरी कोडिंग इंटरनल की तरह ही करनी है, बस स्टाइल टैग नहीं लगाना है। मतलब कि यहाँ मैंने सीधा लिखा H2 सेलेक्टर, H2 मतलब टैग सेलेक्टर। यहाँ मैंने ना डॉट लगाया है ना ही हैश लगाया है। मतलब डॉट होता है क्लास के लिए, हैश होता है ID के लिए, और मैंने यहाँ सीधा क्या लिखा है H2। H2 का कलर हो जाए गोल्ड, तो H2 का कलर हो जाए गोल्ड। अब ये H2 क्या है, टैग है, और ये मैंने कोडिंग कहाँ की है, एक mystyle.css नाम की फाइल बनाई है। मतलब आप लोग क्या करेंगे, ऐसी एक कोडिंग करेंगे और फिर उस फाइल को सेव कर देंगे mystyle.css के नाम से। अब उस फाइल को, जो कि एक अलग फाइल है, उसको इसमें जोड़ना है यहाँ पे। तो स्टाइल के नीचे जोड़ेंगे, लिंक टैग लगाएंगे। लिंक टैग एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है जिसके अंदर 2 चीज़ें लिखी जाएंगी, href। href का मतलब हाइपर लिंक रेफरेंस। इसके अंदर अपनी फाइल का नाम, लाइक mystyle.css।
फिर लिखा जाएगा REL मतलब रिलेशन, रिलेशन होता है स्टाइल सीट, ये हमारा होता है लिंकिंग करने का तरीका। तो हमने एक लिंक टैग भी आपको बता दिया। लिंक टैग से क्या हो रहा है, एक्सटर्नल CSS को जोड़ा जा रहा है इस प्रोग्राम के साथ में। तो ये प्रोग्राम में जो H2 है उसका कलर भी गोल्ड हो जाएगा, क्योंकि इस फाइल में मैंने लिखा H2 का कलर गोल्ड हो जाए। तो देखिए आउटपुट में H2 का कलर आपको देखिए गोल्ड दिखाई दे रहा होगा अभी। तो ये बेसिक प्रोसेस और फार्मूला है जो इंटरनल, यहाँ पे ये है इंटरनल CSS, ये एक्सटर्नल अलग फाइल में बनाया है मैंने, और ये इनलाइन कहलाएगा। तो ये होता है हमारा। फिर हमारा ID सेलेक्टर होता है, एक टैग सेलेक्टर होता है, क्लास होता है। क्लास हम अभी पढ़ेंगे, ID हमने पढ़ लिया है, टैग भी हमने बता दिया, ये वाला होता है टैग। अब ये टैग वाला क्या होता है, इस नाम के जितने टैग होते हैं उस पेज में, सभी पेज पे सभी टैग पे अप्लाई हो जाता है। फिर सेम तरीके से क्लास एक होता है। तो ये हैं बेसिकली हमारे बेसिक सिलेक्शंस। तो हमने आपको बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर का अलग अलग तरीके से, लाइक बॉर्डर का टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, हाइट, विड्थ, कलर, टेक्स्ट अलाइन, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, ये सब मैंने बता दिया। फॉन्ट वेट वगैरह मैंने बता दिया है, मार्जिन पैडिंग मैंने बता दिया आपको है, ठीक है। अभी कुछ थोड़ी बहुत और CSS की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हम लोग बनाएंगे, यूज करेंगे। 2-3 प्रोग्राम बना करके अलग अलग तरीके से CSS के पेज बनाएंगे, जिन पेजेस में अलग अलग और अच्छी से अच्छी डिज़ाइन ट्राई करेंगे बनाने की। और कुछ हम आपको टास्क देंगे, जो टास्क आपको बनाने हैं CSS के थ्रू, मतलब HTML और CSS को साथ में ही यूज करना है। ऐसा कुछ नहीं है जो सिर्फ CSS से हो जाएगा, तो ध्यान रहे, सिर्फ CSS से कुछ नहीं होता, HTML और CSS को साथ में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक आज का क्लास। आज का क्लास यहीं तक है। आप लोगों से 2 बातें करनी है मुझे। जो लोगों ने फीस नहीं जमा की है वो लोग फीस जमा कर दें, वरना हम लोग 1-2 दिन के अंदर ये क्लासेस सिर्फ अब उन्हीं स्टूडेंट को प्रोवाइड करेंगे जिन्होंने फीस जमा कर दी है। दूसरी एक बात ये है कि अगर आपके बैच का, आपके बैच में कोई भी स्टूडेंट है, आपके कॉलेज के ग्रुप्स हैं या कुछ भी है किसी पर्सनल तरीके से, या आप अपने व्हाट्सएप वगैरह के स्टेटस वगैरह से या फेसबुक वगैरह पे डाल के आप ये ट्रेनिंग के बारे में मैं एक मैसेज बना के भेज दूंगा, वो आप सभी बच्चों को भेज दें, ताकि जो है इस ट्रेनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। और ये बहुत फीस तो बस एक तरीका है ताकि एक्स्ट्रा लोग हमारी ट्रेनिंग में ना आए, ज़रूरी लोग ही आएँ, जो पढ़ना चाहते हैं वही लोग आएँ, वरना फर्जी लोग नहीं चाहिए क्लासेस के अंदर जो डिस्टर्ब करें कभी। इसलिए तो हम क्या चाहते हैं कि आप ये, मतलब बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। आप सभी लोग दूसरे अपने फ्रेंड्स की, अपने क्लासमेट्स को ये चीज़ फॉरवर्ड कर दो, वो लोग क्लास ज्वाइन कर लिया करें 1 घंटे के लिए। हम लोग जल्दी ही 2 चैप्टर 45-45 मिनट के 2 क्लासेस भी चालू करने वाले हैं। मतलब जो अभी 1 घंटा हम जो पढ़ाते हैं वो हम थोड़ा 15 मिनट कम कर देंगे, और साथ में ही 45 मिनट मतलब कि और बढ़ा देंगे। टोटल 1.5 घंटे में 45-45 मिनट 2 लेक्चर लिया करेंगे, ताकि 2 चैप्टर कवर हो पाएँ। 2 चैप्टर नहीं, 2 किताबें। लाइक अभी हम आपका इंटरनेट वेब टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं, साथ में हम आपका चालू कर देंगे डेटा स्ट्रक्चर, ताकि आपके एग्ज़ाम के पहले पहले सब कुछ जल्दी से जल्दी समय रहते हुए कवर भी हो जाए। ये भी तो ध्यान देना है आपको कि आपका एग्ज़ाम के टाइम के पहले पहले सब कुछ कवर हो जाए। इसलिए जो है आप लोग इस क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से सीख पाएँ, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो आपके कॉलेज के लोग हैं, और दूसरे कॉलेज के अगर भी लोग आपके टच में हैं, यदि आपका किसी भी यूपी के किसी भी पॉलिटेक्निक का कोई भी स्टूडेंट आपके टच में है, उसको आप ये फॉरवर्ड कर दीजिएगा मैसेज, हम भेजेंगे आपको, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, अदरवाइज आज की क्लास यहीं तक है। कुछ डाउट है किसी को? कुछ टास्क मैं दूंगा वो आपको करने हैं, ठीक है। ठीक है फिर, ओके सर, थैंक थैंक यू यू सर। ओके, थैंक यू।